ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, ये हम लोग का स्पाइनल कार्ड इंजरी का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने इंजरी को हम कैसे क्लासिफाई करें, कि कौन सा एशियाई स्केल है, ए है कि बी है, सी है, डी है या नॉर्मल ई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंजरी, जिसको बोलते हैं ना कंप्लीट लीजन, यदि ग्रेड ए है तो हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी हमारा क्लाइंट कर लेता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। कि यदि मैं दोस्तों लीजन की बात करूं, कि यदि एशिया स्केल ग्रेड ए है, यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल लेवल है जहां इंजरी हुई है, उस इंजरी वर्टिब्रा के लेवल के नीचे, स्पाइनल कार्ड के नीचे, वहां से हमारा न सेंसेशन है न मोटर फंक्शन है, मतलब न एक्टिविटी है। यदि ये दोनों नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? एशिया स्केल ए बोलेंगे और इसको कंप्लीट लीजन बोलेंगे। तो दोस्तों, यदि कंप्लीट लीजन को हम बहुत इजी फॉर्मेट में आपको समझाना चाहें तो इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि C1 to C3 इनका एक जैसा करेक्टर बिहेवियर होता है। C4 इंजरी है तो इसमें अलग है, C5 इंजरी है तो अलग है, C6 का अलग है, C7 C8 का एक जैसा है। इसके अलावा दोस्तों थोरेसिक स्पाइन का बिहेवियर एक जैसा है और सेम लंबोसेक्रल का बिहेवियर एक जैसा है। तो ऑलमोस्ट डिवीजन उनमें भी है, थोरेसिक में भी है, लेकिन वो मैं बताऊंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगी। एक मोटा मोटी यदि हम लोग बात करें तो 7 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। अब बात आती है कि कौन सा व्यक्ति क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। तो दोस्तों, यदि एक्टिविटी को मैं डिवाइड करूं तो इसको हम लोग 12 तरह से 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि वेंटिलेशन की जरूरत है कि नहीं है, मैनुअल व्हील चेयर आदमी चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, हाथ को मुंह तक एक्टिविटी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सेल्फ फीडिंग खुद से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके हाथ का फंक्शन कितना काम करेगा, व्यक्ति क्या ड्राइविंग कर सकता है, क्या वो बेड पे लेट के रोलिंग कर सकता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पैरेलल पाथवे पे जाना। इसके अलावा लेइंग टू सिटिंग मतलब कि लेट के बैठ सकता है सेल्फ, फ्लोर टू व्हील चेयर, एक मैं बात करूं कि व्हील चेयर कर सकता है कि चला सकता है कि नहीं चला सकता है। और लास्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि क्या वो पैरेलल बार पे आर्थोसिस के साथ खड़ा हो सकता है, और अगला है कि क्या वो आर्थोसिस के साथ वॉकिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो हमारी 12 एक्टिविटीज हैं, इन 12 एक्टिविटीज को 7 जो कैटेगरी है कंप्लीट इंजरी के, उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, यदि C1 से C3 का कंप्लीट लीजन हो तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में टेट्राप्लेजिया होता है, यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं। अब बात आती है कि C1 से C3 के बीच में दोस्तों यदि C2 की इंजरी है, ऐसे कंडीशन में हमारा डायफ्राम टोटली पैरालाइज होता है और व्यक्ति पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट होता है। C3 के इंजरी में भी पार्शियल डायफ्राम काम करता है, लेकिन इतना नहीं करता है कि बिना वेंटिलेटर के सपोर्ट के आदमी रह पाए। तो यदि C1 से C3 की बात करूं दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में हमें वेंटिलेटर असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यदि C1 C3 की मैं बात करूं दोस्तों, तो इस तरह की कंप्लीट इंजरी में व्यक्ति अपना गर्दन मूव कर सकता है। बात आती है कि ये तो असिस्टेंस की जरूरत हो गई। दूसरी बात कि इनकी लाइफ टोटली डिपेंडेंट होती है दूसरों पे, डेली एक्टिविटी के लिए और मोटर फंक्शंस के लिए। और दोस्तों बताते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें गर्दन का मूवमेंट इजीली रहता है। तो यदि गर्दन का मूवमेंट होता है और चिन का मूवमेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो व्हील चेयर होता है, जो टेक्नोलॉजी असिस्टेंस है, हेड कंट्रोल्स व्हील चेयर्स होते हैं, वो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पीक, जैसे बोल के जो टेक्नोलॉजी के साथ हम बोलते हैं और वो एक्टिविटीज होती रहती है, इस तरह के टेक्नोलॉजी के साथ वो अपनी एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, तो यदि C4 टेट्राप्लेजिया है तो क्या होगा। तो दोस्तों, यदि C4 टेट्राप्लेजिया है और कंप्लीट इंजरी है, तो C4 में दोस्तों फायदा ये होता है कि C4 से हमारा डायफ्राम का जो सप्लाई है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा हमारा थोड़ा रोम्बॉइड मसल जो पीछे की है उसमें भी हल्की सी पावर रहती है। तो व्यक्ति बिना वेंटिलेटर के इजीली अपनी लाइफ जी सकता है और उसको किसी भी तरह की ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और ट्रंक की मसल पैरालाइज रहती है।
हमेशा उसको किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अपार्ट ऑफ दैट वो जैसे मैंने बोला कि हेड कंट्रोल व्हील चेयर्स हैं या चिन कंट्रोल व्हील चेयर्स हैं, उसको वो यूज कर सकते हैं। स्पीक बोल के जो टेक्नोलॉजी टाइपिंग करना हुआ या जो टेक्नोलॉजी है उसको वो यूज कर ले, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों बात आती है C5 टेट्राप्लेजिया की। यदि प्रॉब्लम है C5 का कंप्लीट लीजन है तो दोस्तों क्या एक्टिविटी करें? तो C5 में हमारा दोस्तों बाइसेप मसल्स बच जाती है, कुछ हमारे शोल्डर की डेल्टॉइड मसल बच जाती है, लेकिन बाकी शोल्डर की मसल हमारी वीक रहती है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हैंड टू माउथ एक्टिविटी तो हम कर ही लेते हैं। चूंकि हैंड का फंक्शन और ट्राइसेप हमारा नहीं होता है तो एल्बो को सीधा करना हमारे हाथ में नहीं है, प्लस हमारे हाथ का कोई फंक्शन नहीं है, तो हम बहुत सारे एक्टिविटीज तो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा साथ दे, एक स्प्लिंट होता है जिससे कि हम रिस्ट को जैसा आप देख रहे हैं सीधा कर लेते हैं, और इसमें फॉक लगा करके, और दूसरी चीज अनटर्न हैंड करके हम इजीली चीजों को माउथ तक लेके आ सकते हैं, या फॉक लगा करके ईटिंग इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं कि क्या और एक्टिविटी कर सकते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटी में दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये 12 पॉइंट में से वेंटिलेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यदि पुश मैनुअल व्हील चेयर की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड रहता है, लेकिन जॉयस्टिक के साथ इजीली ऑपरेट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं सेल्फ फीडिंग का तो ये लिमिटेड रहता है, बट काफ़ी हद तक ट्रेनिंग के बाद और कुछ सपोर्टिव हो सकता है। रोलिंग लिमिटेड रहता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लिमिटेड रहता है। लेइंग टू सिटिंग यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद वो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन यदि मैं बात करूं दोस्तों कि ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसके अलावा मैं बोलूं कि फ्लोर टू व्हील चेयर की मैं बात करूं तो इसमें नहीं कर सकता है व्यक्ति। स्टैंडिंग इन पैरेलल बार आर्थोसिस के साथ ये भी नहीं कर सकता है। वॉकिंग विद द आर्थोसिस एंड एड बिल्कुल नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हैंड टू माउथ की एक्टिविटी बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बिकॉज बाइसेप हमारी रहती है और इसी के सहारे मैक्सिमम एक्टिविटी हम कर पाते हैं। दोस्तों यदि C6 टेट्राप्लेजिया की बात करूं तो C5 से C6 में बहुत सारी और एक्टिविटी है जो व्यक्ति कर लेता है, और हैंड्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाती है। पहले वाला व्यक्ति तो कर ही लेता है, इसमें पाल्मर ग्रिप भी इजीली, जैसे कि मैं बोलूँ ना कि रिस्ट के साथ आदमी को यदि करना है तो ये फिंगर्स तो काम नहीं करती है, बट बैंडिंग है तो वो इजीली इससे काम कर सकता है व्यक्ति। इसके अलावा मैनुअल व्हील चेयर भी कुछ लोग चला सकते हैं, और पावर वाला तो बहुत इजीली व्हील चेयर मोबिलाइज कर लेते हैं। रोलिंग और कई सारी एक्टिविटी में इंप्रूव कर लेते हैं। और दोस्तों चूंकि कई मसल पेक्टोरल वगैरह हमारा एक्टिवेट हो जाती है C6 में, तो बहुत सारी ट्रांसफर्स एक्टिविटी कर सकते हैं। अब यदि मैं 12 पॉइंट की बात करूं कि क्या क्या कर लेते हैं, तो इसकी यदि मैं दोस्तों बात करता हूं तो यदि C6 की बात करूं तो इनको कोई वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। मैनुअल व्हील चेयर की मैं बात करूं तो लिमिटेड है, बट कर सकते हैं काफी हद तक। हैंड टू माउथ एक्टिविटी बहुत बढ़िया कर सकते हैं, सेल्फ फीडिंग कर सकते हैं। हैंड फंक्शन की बात करूं तो टेनोडेसिस ग्रिप के साथ लिमिटेड रहता है, बट काफी हद तक कर लेते हैं। ड्राइविंग भी वो काफी हद तक सपोर्टिव यदि ट्रेनिंग करें तो कर सकते हैं। इसके अलावा रोलिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेइंग टू सिटिंग कर सकते हैं। फ्लोर टू व्हील चेयर की भी प्रॉपर प्रैक्टिस किया जाए तो लिमिटेड हो सकता है। लेकिन दोस्तों आर्थोसिस के साथ खड़ा होना और चलना ये थोड़ा उनके लिए टफ होता है, बिकॉज वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यदि C7 C8 की मैं बात करूं तो इसमें हैंड का फंक्शन और बेटर हो जाता है, बिकॉज इसमें ट्राइसेप आ जाती है और हाथ के कुछ मूवमेंट्स भी बेटर होने लगते हैं। तो व्यक्ति का एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर सकता है और बहुत सारी चीजें इनमें हायर फंक्शन होने लगती है। मसल पावर बढ़ने की वजह से टेनोडेसिस ग्रिप वगैरह बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, हाथ का कुछ फंक्शंस बेहतर होने लगते हैं। तो दोस्तों यदि इसमें मैं बताऊं कि व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, तो इसमें ऑलमोस्ट जो पहले वाला मैंने फंक्शन बताया वो सब कर सकता है व्यक्ति। तो वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, मैनुअल व्हील चेयर इजीली मतलब चला सकता है व्यक्ति, हैंड टू माउथ एक्टिविटी कर सकता है, सेल्फ फीडिंग कर सकता है। हैंड का फंक्शन थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, बट यदि मैं बोलूं तो टेनोडेसिस ग्रिप के साथ इजीली कर सकता है व्यक्ति। ड्राइविंग भी कर सकता है, रोलिंग भी कर सकता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर भी कर सकता है।
लेइंग टू सिटिंग भी कर सकता है, और फ्लोर टू व्हील चेयर थोड़ी सी लिमिटेड रहती है, लेकिन प्रॉपर के साथ थोड़ा सपोर्टिव कर सकता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और यदि C78 का पैराप्लीजिया है दोस्तों, तो इसमें पेशेंट पैरेलल बार पे आर्थोसिस के साथ खड़ा होने की कोशिश कर सकता है, और यदि प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ करे तो खड़ा होकर एक्टिविटीज मतलब खड़ा हो सकता है इसके साथ। लेकिन यदि मैं वॉकिंग की बात करूं दोस्तों, तो C78 टेट्राप्लेजिया वॉकिंग नहीं कर पाता है। दोस्तों यदि T1 टेट्राप्लेजिया की मैं बात करूं, जो कि इस चार्ट में नहीं है, तो दोस्तों इसमें हैंड काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है, थोड़े हमारे लैम्बेरिकल मसल और इंट्रिंसिक मसल वीक रहती है, उसकी वजह से फाइन मूवमेंट में दिक्कत होती है। अनदर वे दोस्तों हमारा हैंड ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। थोरेसिक पैराप्लीजिया की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो थोरेसिक पैराप्लीजिया में हाथ का फंक्शन ऑलमोस्ट पूरा नॉर्मल रहता है, और हाथ के सहारे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और दोस्तों जो थोरेसिक पैराप्लीजिया होता है उसको हम लोग पैराप्लीजिया बोलते हैं, बिकॉज इसमें ट्रंक की मसल कुछ इन्वॉल्व होती है और पैर हमारा पैरालाइज होता है। दोस्तों यदि मैं थोरेसिक पैराप्लीजिया की बात करूं, तो थोरेसिक पैराप्लीजिया का मतलब ये हुआ कि पैराप्लीजिया मैं बोल रहा हूं कि थोरेसिक में यदि लीजन होता है तो वहां से नीचे हमारे दोनों पैर काम करने बंद कर देते हैं और कुछ ट्रंक की मसल काम करना बंद कर देती है, लेकिन दोस्तों हाथ का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ऐसे कंडीशन में थोरेसिक पैराप्लीजिया के मैक्सिमम पेशेंट या तो कुछ डिस्टेंस तक चल लेते हैं या आर्थोसिस के साथ स्टैंडिंग और एक्टिविटी कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि मैं थोरेसिक पैराप्लीजिया की बात करूं, तो थोरेसिक पैराप्लीजिया में पेशेंट इजीली, जैसे मैं पहले से बताया था कि वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं है, मैनुअल व्हीलचेयर बहुत बढ़िया चला लेते हैं, हैंड टू माउथ एक्टिविटी पूरी हो जाती है, सेल्फ फीडिंग अच्छा हो जाता है, हैंड का फंक्शन बहुत अच्छा रहता है, ड्राइविंग कर सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेइंग टू सिटिंग कर सकते हैं, फ्लोर टू व्हील चेयर कर सकते हैं दोस्तों, और स्टैंडिंग इन द पैरेलल बार विद द आर्थोसिस कर सकते हैं। और इसके अलावा वॉकिंग की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो वॉकिंग में यदि T10 के नीचे का है तो बहुत ही इजीली या तो ट्रेनिंग के लिए वॉक कर सकते हैं या स्मॉल वॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्थोसिस। और पैरेलल बार में तो पूरी तरीके से आर्थोसिस पहन के वो एक्टिविटी कर सकते हैं और उसको ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे कंडीशन में स्पेसिफिसिटी ज्यादा आ जाती है, तो ये मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लंबो एंड सेक्रल की दोस्तों। तो लंबो एंड सेक्रल की यदि मैं बात करूं, तो इसमें पेशेंट पूरी तरीके से चल सकता है सपोर्ट करके। अब ये देखना होता है कि या तो स्मॉल डिस्टेंस चल पाता है या तो पूरी तरीके से विदाउट आर्थोसिस सपोर्ट भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि लंबो सेक्रल में इंजरी कहाँ है, बिकॉज कई बार तो इनकम्प्लीट इंजरी यहाँ पे होती है। अलग अलग आर्थोसिस के हेल्प से हम कर पाते हैं और इजीली आदमी अपनी लाइफ जी सकता है। और यदि अपर की मैं बात करूं तो उसमें आर्थोसिस के साथ अच्छा वॉक कर लेता है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसमें कैसे नॉर्मल लाइफ आदमी जीता है। तो ऊपर वाली तो सब एक्टिविटी कर लेता है। अब यदि मैं नीचे वाली जो लिमिटेड मूवमेंट की बात कर रहे थे दोस्तों कि आर्थोसिस के साथ क्या कर सकता है, तो बिल्कुल बढ़िया से लंबो सेक्रल में कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं बात करूं तो आप जैसे चार्ट देख रहे होंगे, चार्ट में पूरी चीजें यस 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 है। तो जो 12 हम लोगों ने पार्ट लिया था ये इजीली हो सकता है दोस्तों। मैं समझाने में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टाइम मिला, तो हो सकता है कि कोई चीज मिस हुई हो। यदि कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका जवाब देने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।